हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हमें कौन सी क्लास पढ़नी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। कोहल वर्ग का सिद्धांत जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अधिगम के सिद्धांत में काउंटिंग होते हैं, यानी कि अधिगम के सिद्धांत में जैसे कि थॉर्नडाइक जी आते हैं, आई.पी. पावलोव जी आते हैं, कोहल वर्ग जी आते हैं, इन सब का नाम आप पढ़ते हो। तो हमने अधिगम के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांतों को ऑलरेडी पढ़ लिया, यानी कि हमने अधिगम में अधिगम ही पढ़ लिया है, अधिगम का स्थानांतरण पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने जो सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक जी को पढ़ा है, आई.पी. पावलोव को पढ़ा। इन सब का क्लास हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोहल वर्ग का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के भी एक स्टेज है, यानी कि 6 स्टेज है, उस 6 स्टेज के पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो इन्होंने यानी कि अपने सिद्धांत को जो दिया है, यानी कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वह सिद्धांत एक कथा पे आधारित है, यानी कि जो कथा है उस कथा पे ही इन्होंने अपने जो ये सिद्धांत दी है। तो आइए शुरू करते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या होता है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें रखी हुई है। आगे चलते हैं क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखते हैं तो इनके सिद्धांत का नाम आ जाता है, यानी कि कोहल वर्ग के सिद्धांत का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोहल वर्ग के सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। जो उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का सन भी पूछा जाता है, तो सन यानी कि 1998 में कोहल वर्ग ने अपना ये सिद्धांत दिया। अब हम आपको बता दें कि नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता वह होती है, यानी कि आप नैतिकता किसे कहोगे? तो नैतिकता यह वह गुण होती है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान नहीं होती, यानी कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो हमें इसका पता नहीं होता, हमें जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। यानी कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है, अपने माँ बाप से, अपने पड़ोस से, समाज में जो भी आते हैं उन लोगों से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। जब बालक जन्म होता है तब तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही क्या होता है? अनैतिक होता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि ना बालक के अंदर अच्छे की समझ होती है ना बुरे की समझ होती, वह तो समाज में आकर के ही अपनी अच्छाई और बुराई सीखता है, यही कहलाता है नैतिकता। यानी अगर हम नैतिकता को एक सामान्य भाषा में छोटे शब्दों में बताएं कि नैतिकता किसे कहते हैं, तो नैतिकता उसे कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज के लिए गलत और सही का पहचान ना हो तो उसे ही कहते हैं नैतिकता। यानी कि नैतिकता पे ही इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तब तो उसे ना तो नैतिकता का पता चलता है ना तो अनैतिकता, यानी कि वो दोनों में ना तो आप नैतिकता कह सकते हो ना तो अनैतिकता, यानी कि ना उसके अंदर अच्छाई होती है ना बुराई होती है, वो तो एक कोरा कागज होता है, यानी कि आप जिस तरह से उसे ढाल सकते हो वह उस तरह बन सकता है। आप उसे अच्छा नागरिक भी बना सकते हो, एक अच्छा पर्सन भी बना सकते हो और एक खराब आदमी बना सकते हो। तो बालक क्या होता है, जब वो जन्म लेता है तो वह कोरा कागज की तरह होता है। आप उसे समाज में आता है, उसके माँ बाप, उसके आस पड़ोस, उसके टीचर, उसके साथी उसे नैतिक अनैतिकता बना देते हैं। तो वही इन्होंने अपनी जो सिद्धांत दी है यही दिया है कि जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ थ्योरी कहते हैं, यानी कि स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। नैतिकता यानी कि उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 6 अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन इसके 3 कैटेगरी यानी कि 3 अवस्थाओं से होकर के 3 अवस्था जो है, तो एक एक अवस्था की 2-2 अवस्थाएं हैं, ठीक है। यानी जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है, यानी कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन सिद्धांत को कितने स्टेज में बांटा है? तो 3 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। 3 अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा है? तो 3 अवस्थाओं को चरणों में कितनी बांटा है? 6 बांटा, यानी कि जो 3 अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाओं की एक एक करके उनको 2-2 अवस्थाओं में बांटा गया, इसलिए कितने हो गए? 6 हो गए। अभी आगे बात करते हैं कि कितने कितने क्या क्या नाम है। अब हम आपको बता दें कि ये सार्वभौमिक, यानी कि जो इनकी अवस्थाएं जो इन्होंने बांटा है नैतिक विकास में, जो भी इन्होंने 6 स्टेज में बांटा है ना, वो क्या होती है? सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल उम्र में होकर के गुजरती, यानी कि जो 6 अवस्थाएं इन्होंने बांटा है, कोई भी बालक होता है तो इन 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाली जो अवस्थाएं होती हैं उनमें बच्चा जो होता है बहुत कम तक पहुंच पाता है, लेकिन जो आगे वाली अवस्थाएं होती हैं उसमें बालक क्या होता है? अपनी जो भी होती है स्किल को सीखता रहता है, यानी कि सार्वभौमिक होकर गुजरता है। सार्वभौमिक किसे कहते हैं? सार्वभौमिक का तात्पर्य हम आपको बताएं तो कोई भी बच्चा होता है जो ये अवस्थाएं होती हैं इन अवस्थाओं से क्या होता है? होकर गुजरता है। जो भी अवस्थाएं होती है, भी आगे बताएंगे कि अवस्थाएं के नाम क्या क्या होते हैं।
तो जो नैतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कि नैतिक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, एक निश्चित क्रम में आती हैं। इस क्रम को ना तो बदला जा सकता है और ना तो आप रोक सकते हो, यानी कि ये तो होना ही होना है। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं, यानी जो लास्ट वाली अवस्थाएं होती हैं, उस लास्ट वाली यानी कि अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि जो यहाँ पे पहुंचता है ना, तो उनकी जो व्यक्तिगत होती है भिन्नताएं वो अलग अलग हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, यानी कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। ठीक है, यानी कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है और जीन पियाजे का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का क्या है, यह संशोधित रूप है। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित है। यानी कि आपने जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम, आपको पता होगा कि हमने क्या बताया था। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास। आपको वहां पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी इजी फॉर्म में बताने की कोशिश की है। तो हमने जीन पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं, ताकि इनको जो सिद्धांत है, यानी कि कोहलबर्ग का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत में आप अंतर कर सको। यानी कि यहाँ पे क्या है, उनका नाम ज्वाइंट हो रहा है ना, तो आप जब ज्वाइंट हो रहा है तो इसको समझो कि जीन पियाजे के सिद्धांत क्या अलग है और कोहलबर्ग का सिद्धांत में क्या समानता या क्या अलग है। ठीक है, तो जीन पियाजे के हमने क्या बताया था, जीन पियाजे में हमने बताया था कि उनके सिद्धांत का क्या नाम है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा कैसा होता है, संज्ञान से कोई संज्ञान से सीखता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं थी, तो थी 4 अवस्थाएं। पहली अवस्थाएं की बात करें तो कौन सा नाम था, संवेदी पेशी अवस्था। जो क्या हो रहा था, बालक ज्ञान इंद्रिय से क्या कर रहा था, सीख रहा था। यानी कि वह दुनिया में आता है, यानी कि दुनिया को समझने लगता है, चूसता है, यानी कि अपने अंगूठे को चूसता है, अपनी शारीरिक क्रियाएं करता है, अपने शरीर यानी कि फिजिकल से कार्य करता है। लेकिन जो दूसरी अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, तो इसमें क्या हो रहा था कि बालक भाषा सीखने लगता है, मानसिक चित्र बनाने लगता है, कुछ यानी कि अपने दिमाग में सोचने लगता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा, हमारे घर की ये दादी बुआ है, यानी कि मानसिक चित्र बनाने लगता है। इसके अलावा हमको बताएं कि जो प्राथमिक अवस्था यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था में जो हो रही थी कार्य, तो वहां पे आकर के यानी दूसरी अवस्था में क्या हो रही थी, परिपक्व हो रही थी। जब स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो जब यहाँ पे स्टेज पे आता है कोई बालक, तो क्या करता है, तर्क के साथ कोई चीजें सीखने लगता है। इस अवस्था में बहुत सारी क्रियाएं यानी कि सामाजिकरण जो की क्रियाएं होती हैं उसको करने लगता है। लेकिन जब वहीं लास्ट में यानी कि औपचारिक अवस्था की बात की थी, तो इस अवस्था में जब कोई बालक आता है तो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। वो सोचने लगता है, यानी कि अपने अगल बगल के समाज की हर बातों को जान लेता है, परिपक्व हो जाता है, वैज्ञानिक सोच विवरण कर लेता है। बहुत सारी हमने बात किया था। तो हमने बात किया जीन पियाजे में कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल की संक्रियात्मक अवस्था और एक होता है औपचारिक अवस्था। 4 अवस्थाओं की बात की है। तो जो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, कोई भी बालक होता है तो इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ऐसे ही जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में ही आप पढ़ोगे, जो ये सिद्धांत ये कितने चरणों में है, 6 चरणों में है। तो कोई भी बालक होता है तो इन 6 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि जो 6 चरणों में होकर गुजरता है वो नैतिक विकास को चीजों को सीख करके गुजरता है। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है नैतिक दुग्धा और नैतिक तर्कड़ा। इसको समझने से पहले आप थोड़ा कहानी समझ लो कि इनकी एक कहानी है, यानी कि कोहलबर्ग का एक कथा भी है, इनका सिद्धांत है, एक कहानी के आधार पर ही है। ठीक है, तो एक हिंज नाम का क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, यानी कि हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जो कहाँ का रहने वाला होता है, वह यूरोप का रहने वाला होता है। यानी कि यूरोप की एक महिला होती है। महिला क्या होती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। वह एकदम इतना ज़्यादा बीमार रहती है कि वह मौत और ज़िंदगी से क्या कर रही थी, लड़ रही थी। उन तब की चारपाई पे लेटी रहती है। यानी कि हमने क्या बताया कि यूरोप की एक महिला होती है, वो क्या होती है, बीमार होती है। वो इतना ज़्यादा बीमार होती है कि जिंदगी और मौत से क्या कर रही थी, लड़ रही थी। यानी एकदम से ना मरने में रहती है ना वो जीने में रहती है। तो उसका एक पति होता है, उसके पति का नाम क्या होता है, हिंज होता है। ठीक है, तो उसके पति का नाम हिंज होता है। तो डॉक्टर जब यानी कि हिंज क्या करता है, अपनी पत्नी को जब अस्पताल में लेकर जाता है, तो जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर कहते हैं कि ये इसको एक दवा देना पड़ेगा। उस दवा का नाम है रेडियम। रेडियम दवा अगर आप इसको दे दोगे तो इसकी जान बच सकती है, वरना ये मर जाएगी। ठीक है, तो रेडियम क्या होता है, रेडियम एक प्रकार का दवा होता है जो एक फार्मासिस्ट के द्वारा ये तैयार की जाती है। तो वहाँ पे यहाँ पे वो रह रहा होता है ना, वहाँ में एक ही मतलब कि एक ही शॉप पे क्या कर रही है, फार्मासिस्ट बिक रही होती है, जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो वह क्या करता है, वह फार्मासिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये दवाई चाहिए, अगर आप ये मुझे दवाई दे दोगे तो मेरी पत्नी क्या हो जाएगी, बच जाएगी।
लेकिन वह दवाई इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि उसकी जो आमदनी होती है ना, उस आमदनी से 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, यानी कि वो अब खरीदने में असमर्थ रहता है। तो वह सोचने लगता है कि मैं ये दवाई लूँगा तो मेरी पत्नी की जान बच सकती है, अगर मैं नहीं लूँगा तो मेरी पत्नी की मतलब मृत्यु हो सकती है। तो वह अपने यानी कि वह डॉक्टर के पास जाकर के कहता है कि मैं वो दवाई ला करके दूंगा। तो वह क्या करता है, फार्मासिस्ट के पास जाता है और वह रेडियम मांगने की यानी कि कुछ धन देता है, कहता है कि आप मुझे ये दवा दे दो, बाकी पैसा मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन फार्मासिस्ट क्या करता है, साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक आप मुझे पूरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं क्या करूंगा, दवाई आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ये दवा इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इससे यानी कि इस दवा से, रेडियम के नाम की दवा से मैं ज़्यादा पैसा पाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये जो दवा होती है वो एक ही शॉप पे बिकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास अलग ऑप्शन नहीं कि इस दुकान पे नहीं उस दुकान पे, यानी कि एक ही फार्मासिस्ट होता है और वो वही दवा बनाता है। ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि दूसरे पास जाए। तो क्या करता है, हिंज कहता है कि मुझे ये दवा दे दो, मैं ये दवा अपनी पत्नी को खिला दूंगा तो मेरी पत्नी की क्या हो सकती है, जान बच सकती है। लेकिन फार्मासिस्ट कहता है कि नहीं, मुझे इस दवा के पैसे, मुझे अधिक पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने इस दवा को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ही ये दवा बनाया है। तो क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दवा नहीं देता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि पैसे से खरीद ले। तो फार्मासिस्ट को, हिंज को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हो जाने के बाद वो क्या करता है, जो दुकान में जाता है, दुकान को तोड़ फोड़ देता है और वो जो दवा होती है यानी कि रेडियम नाम की जो दवा होती है, उस दवा को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। यानी कि उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं उस दवा को क्या करूं, चुरा लूं। अब क्या होगा, उसके पास नैतिकता तो थी, यानी कि उसके पास इतना तो समझ था, यानी कि वो हिंज नाम का जो कोई व्यक्ति था वो उम्रदार था, तभी तो उसकी पत्नी थी। उसके अंदर यहाँ पे नैतिक अनैतिक बातें नहीं सोच रही थी, वहां पे इसकी बातें ये सोच रही थी कि मैं इस दवा को लूं, चाहे अच्छे से यानी कि नैतिक भाव से लूं या अनैतिक भाव से। तो इस कहानी का अर्थ यही निकल रहा है कि वह क्या कर रहा था, दुविधा में पड़ जाता है, या फिर क्या हो सकता है, नैतिकता यानी कि नैतिक तकड़ा हो जाता है। इसलिए उन्होंने यानी कि कोहलबर्ग ने जो यह अपनी कथा दी, उस कथा को क्या करा, एक पर्सनों के आधार में दो प्रकार से बांट दिया। एक को कहते हैं नैतिक दुविधा और एक को कहते हैं नैतिक तकड़ा। ठीक है, यानी कि मोरल डिलेमा होता है, एक होता है मोरल रीजनिंग होता है। ठीक है, यानी कि जो कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत का जो भी कथा सुनाई हमने, इस कथा में दो प्रश्न आते हैं कि अगर वह चुरा लेता है तो उसे जेल जा सकता है, यानी कि जेल भी जा सकता है, अगर वह नहीं चुराएगा तो उसकी पत्नी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो यहाँ पे यह नैतिक दुविधा में हम देखते हैं, यानी कि उन्होंने, कोहलबर्ग ने अपनी जो इस कथा दी है, कथा को दो प्रश्नों में विभाजित किया है। एक होता है नैतिक दुविधा होता है, एक होता है नैतिक तकड़ा होता है। हम आपको बता दें कि नैतिक दुविधा किसे कहते हैं, यानी कि मोरल डिलेमा किसे कहते हैं। तो नैतिक दुविधा उसे कहते हैं, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम उस सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में दुविधा उत्पन्न कर ले, यानी कि हमें दुविधा उत्पन्न हो जाती है। अगर देखो क्या करता, वो चुरा लेता तो उसे जेल जा सकती है, जेल भी जाना पड़ता, लेकिन अगर नहीं चुराता तो उसकी पत्नी क्या हो जाती, मर जाती। तो नैतिक दुविधा के अगर हम अर्थ बताएं तो नैतिक दुविधा का अर्थ होता है, यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं को या समस्याओं का सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं, या फिर कह दो कि मोरल डिलेमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसकी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, यानी कि वो जेल में जाकर के बंद कर जाएगी। अगली बात करें यानी कि नैतिक तर्क की बात करें तो इसका अगर हम आपको अर्थ बताएं तो इसका अर्थ होता है दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, यानी कि सही और गलत के बीच में क्या निर्णय लेता है उसे कहते हैं नैतिक तर्क, यानी कि सोच समझ के अपनी कोई डिसीजन लेना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, कोहलबर्ग के अनुसार हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाई और चोरी का फैसला किया, यानी कि उन्होंने उनके पास यानी कि हिंज के पास दो प्रश्न था, यानी कि दो ऑप्शन था, उस दो ऑप्शन का यानी कि चोरी कर लेता तो जेल जाता, अगर चोरी नहीं करता तो पत्नी, तो इससे अच्छा कि चोरी करके क्या कर ले, अपनी पत्नी की जान, क्योंकि देखो जेल जाता तो उसकी पत्नी तो मर जाती, पत्नी को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन अगर वो पत्नी की जान बचा लेता है, जेल भले जाता तो बाद में पत्नी से तो मिल तो सकता है। तो उसने क्या किया, यानी कि अपनी नैतिक तर्कता लगा करके ही दो विचारों के मध्य क्या किया, सही और गलत का चयन किया। सही और गलत चयन करने के बाद हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचा ली, और बचाने के बाद क्या करना, उन्हें चोरी किया था उसकी जो फैसला होता है उसको स्वीकार कर लेता है। आशा करते हैं आपको नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कता समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांत को कितनी स्टेज में बात, अभी तो हमने आपको आगे बताया था
कि इन्होंने जो अपनी सिद्धांत दी थी, कितनी अवस्थाएं दी थी? 3 अवस्थाएं थी। 3 अवस्थाओं के कितने चरण थे? 6 चरण थे। यानी कि कोहलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिनमें उन्होंने 3 अवस्थाओं को कितनी चरणों में बांटा? 6 चरणों में बांटा। तो यहाँ पे पहले चरण की बात करते हैं तो पहला आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था। पूर्व रूढ़िगत कहो या फिर कहो पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही बात है। तो पहले जो स्टेज होता है उसे कहते हैं पूर्व रूढ़िगत अवस्था कहो या फिर कहो पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। यह कब से कब चलती है? तो जो बालक 4 से 10 साल का होता है वह यहाँ पे यानी कि इस सीमा में होकर के गुजरता है। अब आगे बात करते हैं कि इनके जो अवस्थाएं हैं यानी कि 3 अवस्थाएं हैं ना, तो हमने 3 अवस्थाओं की जो पहली अवस्था है उसके बारे में बताया। अब 3 अवस्थाओं की जो पहली अवस्था के बारे में बताया है उनमें भी 2 अवस्थाएं होती हैं। तो जो पहली अवस्था होती है उसको कहते हैं दंड और आज्ञा का पालन, या फिर आप कहो आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है इसे अहंकार की अवस्था भी कहते हैं, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता भी कहते हैं, यानी कि स्टेज ऑफ ईगो कहते हैं। स्टेज ऑफ ईगो भी कह सकते हो, स्टेज ऑफ ईगो कहो, याद रखे रहोगे तो कंफ्यूजन है, क्योंकि हिंदी में जब आप याद करोगे तो उस यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। तो दूसरी अवस्था को कहते हैं अहंकार की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ईगो, या फिर आप उससे कह दो आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। अब इसको हम बताते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था किसे कहते हैं। तो इस अवस्था में जब कोई बालक होता है तो बालक के अंदर नैतिक विकास के जो होता नैतिक विकास होता है ना, वो ना के बराबर होता है, यानी कि जो सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता। यानी कि बालक छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि जो हम यह कार्य कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। वो से नैतिक अनैतिक का कोई का अभाव नहीं, मतलब नैतिक और नैतिक का नॉलेज नहीं होता है। यानी कि उसके सामने जो भी होता है तो उसे नैतिक अनैतिक मतलब अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यानी कि जो अवस्थाएं हैं 3 अवस्थाएं की, 3 अवस्था की जो पहली अवस्था बात करते हैं तो पहली अवस्था होती है दंड और आज्ञा का पालन, या फिर आप इसे कहो आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहते हैं। तो जब इस अवस्था में कोई बालक होता है तो क्या होता है, सही और गलत के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि दूसरों के व्यवहार के अनुसार ही अपना कार्य करता है। यानी कि उसके सामने जो भी होती है, चाहे वो अच्छी कार्य हो रही है चाहे वो बुरी कार्य हो रही है, तो वह सामने वाली जो कार्य होता है उसके आधार पर करता है। यानी कि उसको पता नहीं होता है कि हमारे सामने वो जो कार्य हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए, यानी हमारे समाज के लिए स्वीकार्य था या नहीं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे कुछ भी के लिए, यानी कि हमारे लिए वो सही है वो गलत, वो फैसला नहीं कर पाता है। तो इस अवस्था में बालक का व्यवहार दंड से बचने के लिए, यानी कि दंड के व्यवहार पे आधारित होता है। यानी कि इसी डर से वह क्या करता है, जो अच्छा होता अच्छा कार्य करता है, बुरा कार्य करता है। इस अवस्था में यानी कि पहली अवस्था में क्या होता है, वह दंड के बचने के लिए कार्य करता है या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए कार्य करता है। यानी कि मिला कि इस अवस्था को कहे तो इस अवस्था में बालक का व्यवहार होता है वह दंड के व्यवहार पर आधारित होता है, और इसी डर से वह क्या करता है, अच्छा व्यवहार करता है। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है, वह अच्छे बुरे की समझ नहीं कर पाता है, वह कल्पना नहीं कर पाता है, सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता है। जो भी उसके सामने होता है वो उन कार्यों को करता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो और चाहे बुरा कार्य हो। यानी कि अगर उसके सामने बुरा काम हो रहा है, उसे पता चल रहा है कि हमें इस कार्य को करने के लिए पुरस्कार मिलेगा, तो वह वो कार्य कर लेता है। अब आगे बात करते हैं, दूसरी अवस्था की बात करते हैं, यानी कि आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ ईगो कहते हैं, यानी कि अहंकार की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार होता है स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। उसे लगता है कि वह बात जो है वह सही है, जिसमें वो बराबरी का ना लेन देन हो, और अर्थात हम दूसरी को कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह हम भी हमारी इच्छा पूरी करेगा। यानी कि इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा पालन करता है, अपने दिल से अपने दिमाग से सोच करके वो क्या करता है, कार्य करता है, अपनी आज्ञा का पालन करता है। वह कार्य को अधिक करते हैं जिससे वह उनके कार्य को करने में अधिक फल, यानी कि जो कार्य उन्हें अच्छा लगता है वो उन कार्यों को करते हैं। यानी कि अहंकार, यानी कि उनके अंदर ईगो को भावना उत्पन्न हो जाती है, वह सोचते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह अच्छा है। इस अवस्था में बालक अहंकारी हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो सोचने लगता है कि मैं चोरी करने की अगर मैं कर रहा हूं तो यह मेरे लिए अच्छा होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक में क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। यदि उसका कोई उद्देश्य होता है, झूठ बोलने वाला होता है, तो बोलने के लिए क्या करता है, वह चोरी करने लगता है, और वह काम करता है ऐसे कि वो नैतिक समझने लगता है। अगर हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएं इसकी अर्थ, यानी कि दूसरे वाली अहंकार की अवस्था में, तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, बालक जो होता है अहंकारी हो जाता है। वह सोचता है कि अगर हमें झूठ बोलना है तो वह बोल देता है, यानी कि चोरी करने के लिए झूठ बोल देता है।
उससे नैतिक अनैतिक का भाव नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, हमने पूर्व रूढ़िगत में बात किया, पूर्व रूढ़िगत में बात किया कि क्या होता है, जो बालक के अंदर नैतिक अनैतिक का भाव नहीं होता है, वो नहीं सोचते हैं कि क्या हमारे सामने अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। जब पहले की बात करी, दंड वाले की बात की, यानी दंड और आज्ञा का पालन, तो वह सही और गलत के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है। दूसरे के जो व्यवहार होते हैं, उसके सामने जो भी कार्य होते हैं वो कार्य करता है, यानी कि अगर सोचता है कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, और मैं बुरा कार्य करता हूं तो मुझे क्या बुरा मतलब कि दंड मिलेगा, यानी कि मार खाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे की बात करते हैं, यानी कि आत्म अभिरुचि और प्रतिबल अभिमुखता, यानी कि बालक के अंदर क्या हो जाता है, अहंकार की भावना हो जाती है। इस अवस्था में जो छात्र होता है अपने रुचि के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार अपनी आज्ञा का पालन करता है। वह जो भी कार्य होते हैं अधिक करते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, कार्य करने में अधिक फल, यानी कि जो भी कार्य करते हैं, अगर उन्हें कार्य में आनंद आ रहा है, उन्हें इच्छा जागृत हो रही है, तो वो उस कार्य को ज्यादा करते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरी अवस्था की बात करते हैं। हमने पहली अवस्था को पढ़ लिया है। जब पहली अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आता है, यानी कि रूढ़िगत नैतिक की अवस्था होती है, तो इस अवस्था को भी एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं परंपरागत अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, यानी कि इस अवस्था को हम उम्र बता दें तो 10 से 13 वर्ष का जो बालक होता है इस अवस्था में होकर के गुजरेगा। इस अवस्था को अगर हम आपको बताएं, यानी कि रूढ़िगत नैतिक अवस्था को बताएं, यानी कि परंपरागत अवस्था के बारे में बताएं, तो जो छात्र होता है वो सामाजिक होते हैं, यानी कि सोशल में आने लगते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं, अपने समाज को समझने लगते हैं, यानी कि अच्छा कार्य करने लगते हैं, समाज में सम्मान पाने के लिए यह कार्य करने लगते हैं। वह क्या करते हैं, इस अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है उनकी माँ के, उनके बाप के, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा ही बनाए गए थे, यानी कि जो माँ बाप उसकी सिखाए रहते हैं वह समाज में यानी कि अपने अगल बगल में जाकर के वो व्यक्त करता है, दिखाता है। ठीक है, इनकी यानी कि जो रूढ़िगत नैतिक विकास की अवस्था होती है, इनको भी कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 2 व्यवस्थाओं में बांटा गया है। एक होता है अच्छा लड़का या लड़की बनने की अवस्था, एक होता है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। जब पहले की बात करते हैं, यानी कि अच्छा या लड़की बनने की अवस्था, तो इसे गुड बॉय बैड बॉय भी कहते हैं, याद रखें ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा इसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में जो अच्छा लड़का यानी कि लड़का बनने की जो अवस्था, यानी कि गुड बॉय बैड बॉय की जो कॉन्सेप्ट होता है, इस अवस्था में जब कोई बालक होता है, यानी कि जब 10 से 13 वर्ष का जो बालक होता है, तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है, यानी कि अपनी तारीफ सुनने के लिए करता है। इसमें जो बालक होता है, समाज में जो अच्छा लगने वाला व्यवहार होता है वही करता है, यानी कि जो समाज में व्यवहार होता है उसे करता है, जिससे क्या करते वो बालक सोचता है कि मुझे प्रशंसा प्राप्त, यानी कि लोग हमें प्रशंसा करें, इसलिए वो अच्छा कार्य करता है। जो भी लड़का होता है वो लड़की होता है, वो प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करता है। इस व्यवहार में यानी कि अच्छा लड़का बनने वाला या अच्छी लड़की बनने वाले में ये जो कॉन्सेप्ट है वो यह सोचता है, यानी कि उस व्यवहार को वह करता है कि जो उसे क्या हो, प्रशंसा मिले। जो भी कार्य होते हैं तो वह सोचता है मैं कितनी अच्छे कार्य कर लूँ जिससे क्या हो जाए, मुझे अच्छा प्रशंसा मिले, मुझे तारीफ मिले, मुझे पुरस्कार मिले। इस अवस्था में बच्चे के होते जो चिंतन रूप से सोचने लगते हैं ना, चिंतन माने कि उनके अंदर तड़कड़ा आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि अच्छा लड़का बनने की या अच्छी लड़की बनने की, तो वो क्या करते हैं, प्रशंसा पाने के लिए जो समाज में अच्छी कार्य होती है वही करते हैं, यानी कि समाज की जो स्वीकारित बातें होती हैं, स्वीकारित कार्य होती हैं वो करता है। यानी कि बच्चे चिंतन करने लगते हैं, समाज में जो होने वाली यानी कि परिवेश में होने वाली कार्यों को ही करता है ताकि उसे प्रशंसा मिल सके। ठीक है, आगे बात करें, जो दूसरी अवस्था होती है यानी कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता होती है, जिसे क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कानून यानी कि जो कानून में लागू है उसको कार्य को करते हैं, यानी कि इस आयु में जो नीति होती है, नियमों होती हैं, उनकी मतलब उनसे दूर नहीं जाते हैं, यानी कि नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, बल्कि उसे सत्य मानकर उनको अपने संविधान में मारकर ही कार्य करते हैं। यानी कि ये नहीं सोचते हैं कि हमारे, यानी कि जो दूसरी अवस्था होती है इनके अंदर सामाजिकता आ जाती है, जो समाज में होने वाली नियम कानून होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, जो भी न्याय होती हैं, जो भी कर्तव्य होती हैं, जो सामाजिक कल्चर होती हैं, उनको करता है, कुल मिलाकर ये कहा जाए। ठीक है, तो जो दूसरी अवस्था होती है यानी कि कानून की जो अवस्था होती है, तो इसमें जो बालक होता है समाज में जो होने वाली समान कार्य होती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी आदेश होते हैं, कानून होते हैं, न्याय होते हैं, कर्तव्य होती हैं, इनके आधार पर कार्य करता है। ठीक है, इस अवस्था में यानी कि जो दूसरी अवस्था में, इसमें जब कोई बालक पहुंचता है तो वह समझने लगता है कि जो सभी समाज के नियम होते हैं उनके विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी प्राणी होता है, जो भी बालक इसमें गुजरता है, तो अपने समाज के कर्तव्यों के आधार पर ही कोई कार्य करता है। आगे बात करें, यानी कि पहले जो अवस्था की बात की तो उसमें जो बालक होता है उसे ना नैतिक पता होता है ना अनैतिक पता होता है, उसमें बीच में रहता है। ठीक है, उससे अच्छे बुरे की समझ में नहीं होता, चाहे पहले की बात करें यानी कि आज्ञा की बात करें या आज्ञा पालन की अवस्था की बात करें या फिर अहंकार की बात करें। लेकिन जब रूढ़िगत
रूढ़िगत नैतिक क्या अवस्था होती है, तो इसमें क्या बालक हो जाता है, कुल मिला के कहे सामाजिकता हो जाता है। ठीक है, समाज में कोई बातें सीखने लगता है। अब अगली बात करें, यानी कि जब तीसरी की अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था क्या आता है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। इसकी जब समय की बात करें तो इसकी समय कब होता है, 13 वर्ष के ऊपर होता है। यानी कि 13 वर्ष के ऊपर जितनी भी समय गुजरता जाएगा वह इसमें समय आता जाएगा। लेकिन जो ये लास्ट वाला समय होता है ना, इसमें कोई भी छात्र होता है जल्दी नहीं पहुंचता है, बस वही में गुजरता रह जाता है। यानी कि पहले वाले में और दूसरे वाले में ही गुजरता, यानी कि उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, या फिर क्या हो जाता है, जो समाज के जो भी कर्तव्य नियम कानून हो उसमें भी फंसा रहता है। जो ये लास्ट वाला स्टेज हो इसमें बहुत कम ही बालक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब इसमें कोई भी बालक पहुंचता भी है ना, तो उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, यानी कि नैतिक विकास की हो जाती है, छात्र क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो इन अवस्थाओं को भी कितने अवस्था में बांटा गया है, 2 अवस्था में बांटा गया है। एक होता है सामाजिक समझौते की अवस्था, एक होती है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। जो सामाजिक समझौते की अवस्था होती है इसमें क्या हो जाता है, इस अवस्था में जो कोई बालक हो जाता है तो क्या कहता है, समझने लगता है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज होता है, समाज और व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, समझौता करने लग जाता है। यानी कि बीच में अंतर करने लग जाता है कि व्यक्ति क्या होता है, समाज क्या होता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि हमारा जो दायित्व है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, क्योंकि समाज में हमारे जो भी हितों होते हैं हमारी रक्षा के लिए करते हैं। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति जो होता है वह समाज से, यानी कि व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है, यानी कि व्यक्ति और समाज का जो भी अलगाव हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी होता है कि लेकिन मतलब इस अवस्था में यह भी समझा जाता है कि समाज की सहमति से समाज के नियमों को ही बदला नहीं जा सकता। जो भी आपका समय गुजरता जाएगा आप उस समय में गुजरते चले जाओगे, यानी कि जो समाज में होने वाली हितें होती हैं, जो भी कार्य होती हैं, उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, जब सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था आती है तो इसमें कोई भी जब छात्र आता है, कोई भी बालक होता है तो क्या हो जाता है, परिपक्व, यानी कि अपनी परिपक्वता को दर्शाने लगता है। ठीक है, तो इस अवस्था में विवेक की अवस्था भी कहते हैं, यानी कि याद रखे रहना कि सार्वभौमिक अवस्था को विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था तक जो भी व्यक्ति पहुंचता है उसे अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है। ठीक है, वो समझने लगता है कि हमारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने हो रहा कार्य, वो हमारे समाज के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे कार्य के लिए वो सही है कि नहीं है। यानी कि जो भी व्यक्ति होता है एकदम पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है अपने विवेक के द्वारा सोचता है, अपने तर्कड़ा के आधार पर सोचता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए, आगे बात की इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की विशेषताएं, तो यह 6 चरणों का सार्वभौमिक सत्य स्थान, यानी कि जो इनकी जो 6 अवस्थाएं थी, पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था यही तो थी कि पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हो, उसके अलावा दूसरी अवस्था की बात करते हो परंपरागत अवस्था होती है, जब तीसरी की बात करते हैं तो उत्तर परंपरागत होती है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत जो अवस्थाएं होती हैं वो सत्य होती हैं, यानी कि सही में सबकी लाइफ में वो चीजें होकर गुजरती है। ठीक है, तो इनके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। ठीक है, अगली बात करें, कोहलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों को विभाजित किया है। फिर चौथी की बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही और गलत के आधार पर मध्य अंतर समझ पाते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि जो बालक होता है वह नैतिकता और अनैतिकता को समझ लेता है जो इन स्टेजों से होकर के गुजरता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत में हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत का नाम क्या होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। आपको पता चल गया हो कि नैतिकता किसे कहते हैं, तो नैतिकता वह होता है, यानी कि वह गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत का पहचान नहीं होता। इसमें जो भी बालक होता है, जो भी व्यक्ति आता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखता है। जब बालक का जन्म होता है तो ना तो वह नैतिकता होता है, यानी कि ना तो वह नैतिक होता है और ना ही क्या होता है, अनैतिक होता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि बालक के अंदर ना अच्छाई की पता होती है ना बुराई की पता होती। वह तो समाज में आता है, समाज के द्वारा ही अपने जो भी कार्य होती हैं, जो भी नैतिक अनैतिक चीजें होती हैं उसको सीखता है। अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने टीचर से, अपने साथी से, अपने भाई, जो भी समाज में लोग आते हैं उनसे सीखता है। ठीक है,
इसके बाद में हमने बताया कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, इनमें क्या है चरणों में बांटा यानी कि 6 स्टेज में बांटा है। 6 स्टेज के मतलब 3 अवस्थाएं ही, 3 अवस्थाओं के कितने हैं 6 स्टेज हैं, ठीक है। यानी कि जो 6 अवस्थाएं होती हैं वो सार्वभौमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है कि जो सार्वभौमिक अवस्थाएं वो होती हैं कि जो भी बालक होता है यानी कि पूरे उम्र में होकर यानी कि जो 6 अवस्थाएं होती है ना, उन 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं तो उनसे कहते हैं सार्वभौमिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। 6 अवस्थाओं की जब हमने बात करी कि पूर्व परंपरागत अवस्था में बात किया तो उसमें हमने बात बताया कि आज्ञा की अवस्था होती है यानी कि आज्ञा और दंड की अवस्था होती है, और दूसरी अवस्था होती है अहंकार की अवस्था। यानी कि कुल मिलाकर इसमें अगर हम आपको बताएं पूर्व परंपरागत की अवस्था में कि बालक क्या होता है, उसे नैतिक अनैतिक का भाव नहीं होता, यानी कि वो अच्छे और बुरे की समझ नहीं कर पाता, यानी कि कुल मिलाकर अभाव होता है। लेकिन जब वहीं पे परंपरागत अवस्था की बात की तो उस समय क्या था 10 से 13 वर्ष, यानी कि गुड बॉय बैड बॉय का वो सोचने लगता है कि मैं अगर समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं तो मैं समाज में जो कार्य स्वीकारत हो वो कार्य को करें ताकि मुझे प्रशंसा मिले, मुझे तारीफ मिले, यानी कि प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। उसके अंदर सामाजिक भावना आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब लास्ट वाली की उत्तम परंपरागत की अवस्था की बात करें तो यह जो 13 वर्ष के ऊपर जो भी समय गुजरेगा वह ये अवस्था इसमें आ जाती है। इसमें बालक जो भी होता है वो परिपक्व हो जाता है। समाज की जो समझौते वाली अवस्था होती है ये यहाँ पे होती है, यानी कि कुल मिलाकर जो भी यहाँ पे स्टेज गुजरते हैं यहाँ पे आकर के परिपक्व हो जाते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि जो यह सिद्धांत है यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत है उनमें एक कथा आती है। कथा में 2 प्रश्न आते हैं, एक को कहते हैं नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, एक को कहते हैं नैतिक दुविधा। दुविधा उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भिंज नाम का एक व्यक्ति था उसकी पत्नी बीमार थी तो उसकी पत्नी को दवा लेने के लिए क्या करता है वह चोरी कर लेता है। अगर वह चोरी कर लेता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, अगर वह जेल जाता है तो भाई उसकी पत्नी बच जाएगी, अगर वह जेल नहीं जाए यानी कि चोरी ना करे तब तो उसकी पत्नी बच जाएगी, अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी क्या हो जाएगी मर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर नैतिक तर्कड़ा की बात करें तो उसने यानी कि 2 डिसीजन में एक डिसीजन स्वीकारता है जो कि क्या होता है कि वह चोरी कर लेता है ताकि उसकी पत्नी जिंदा रह जाए, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई सिद्धांत की ओर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।